कंडीशनल सेंटेंसेस का नाम तो अवश्य सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना? चलिए मैं आपको सुनाता हूं कुछ एक कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर तुम इस वीडियो को ध्यान से पूरा नहीं देखोगे तो बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखते हैं तो कंडीशनल सेंटेंसेस में कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। अगर बर्फ को गर्म किया जाता है तो वह पिघल जाती है। जी हाँ, इन्हीं को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। ओके, लेकिन इन कंडीशनल सेंटेंसेस को लेकर के 4 बातें अगर आप नहीं जानते हैं, फिर से मैंने एक कंडीशनल सेंटेंस ही बोला है, अगर ये 4 बातें आप लोग नहीं जानते तो निश्चित ही आप कंडीशनल सेंटेंसेस हर बार गलत करेंगे। जी हाँ, सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 रूल्स आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे इन दिस वीडियो रिगार्डिंग दोज कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस की संरचना मैं आपको बतला देता हूं। कंडीशनल सेंटेंसेस की संरचना कुछ ऐसी होती है कि 2 अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस होते हैं और उन 2 सिंपल सेंटेंसेस को अगर आपने, मैं फिर से एक कंडीशनल सेंटेंस ही बोल रहा हूं, अगर आपने इन कंजंक्शंस की सहायता से जोड़ दिया तो वो दोनों ही सिंपल सेंटेंसेस बनकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा और उसमें वह सबऑर्डिनेट क्लॉज जो इन कंजंक्शंस से शुरू होती है वही एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन कहलाती है। ओके, तो मैंने आपको एक वीडियो पीछे बतलाया हुआ है जिसमें मैंने इफ का यूज किया है, अनलेस का यूज किया है और इन केस का यूज किया है और कुछ एक कंजंक्शंस थे जो अभी शेष रह गए हैं। आज इससे पहले कि मैं इन सभी कंजंक्शंस का यूज आपको प्रॉपरली करना सिखाऊं, बताऊं, मैं आपको चाहता हूं कि मैं कंडीशनल सेंटेंसेस की वो 4 कंडीशंस फॉर कंडीशनल सेंटेंसेस, अगर वो 4 कंडीशंस आप अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आप कभी भी उन कंडीशनल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में, बोलने में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वो 4 कंडीशंस। तो चलिए उन 4 में से पहली कंडीशन को देखते हैं। पहली कंडीशन को बहुत गौर से देखिएगा क्योंकि हमने इसको नाम दिया है जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन क्यों नाम दिया है हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जरा देख लेते हैं क्या है सेंटेंसेस। यदि तुम बर्फ को गर्म करोगे तो क्या होगा? ये होगा, यह पिघल जाएगी। अच्छे से आप देखिएगा जरा। दूसरे सेंटेंस को जरा देखिए, यदि तुम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे तो यह उबलने लगेगा। जी हाँ, अब आप इनमें जरा देखिए कि एक प्रकार की कंडीशन है। कंडीशन क्या है? बर्फ कब पिघलेगी? जब आप उसे गर्म करोगे, है ना? तो गर्म करना ये कंडीशन है और उसका ये कॉन्सिक्वेंस मींस परिणाम हुआ। ओके, तो इसके होने के लिए ये कंडीशन है और इसके होने के लिए ये कंडीशन है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक कंडीशन है। अब यहां पर देखना यह है कि ये जीरो कंडीशन हमने इसे नाम क्यों दिया है। तो ध्यान से सुनिएगा, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें ऐसी बात के बारे में बोलें जो फैक्ट है। फैक्ट मीन्स तथ्य है या सत्य है। एक आप उसको ऐसा समझिए कि वो कोई यूनिवर्सल सी बात होती है कि हम ऐसा करेंगे तो वो तो ऐसा होगा ही होगा। जी हाँ, वो एक यूनिवर्सल सी बात होती है। अगर हम देखिए जरा, बर्फ को गर्म करने पर उसका स्वाभाविक परिणाम क्या होता है कि उसे पिघलना ही होगा। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर हम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो उसको क्या होगा? वो उबलेगा ही उबलेगा। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा करने के बाद वो ऐसा, ये तो एक यूनिवर्सल सा ट्रुथ है। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये देखना है कि पहली कंडीशन ऐसी है जो कि फैक्ट को शो करती है और अगर फैक्ट को शो करती है तो उसमें कौन सा रूल कौन सा आएगा, आपको ये अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना है। मीन्स हम यहां पर इन दोनों ही सेंटेंसेस को फ्यूचर टेंस में बोल रहे हैं। हिंदी में आप क्या बोल रहे हैं मैं नहीं कह सकता, बट इंग्लिश में आपको कैसे बोलना चाहिए ये मैं जरूर कह सकता हूं। अगर ऐसी कोई फैक्चुअल कंडीशन होती है तो उस फैक्चुअल कंडीशन के लिए हमें दोनों ही सेंटेंसेस में, एक्चुअली ये क्या है? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है।
हाँ, प्रिंसिपल क्लॉज पहले भी हो सकती है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में भी हो सकती है, दिस डजंट मैटर, ये कहीं भी रखी हो। हाँ, अगर ये पहले रखी है तो यहाँ पर कॉमा लगेगा जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, ओके। और अगर आपने इसको पहले रख दिया है और इस क्लॉज को आपने बाद में रखा है तो फिर कॉमा नहीं लगेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, तो मैं क्या बतला रहा हूँ, मैं ये बतला रहा हूँ आपको कि अगर कोई ऐसी कंडीशन है जो फैक्ट को शो करती है, ये एक फैक्ट है, एक यूनिवर्सल सी बात है, कोई सच्चाई है, अगर ऐसी कोई बात शो करते हैं तो हम दोनों ही टेंसेज हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। हिंदी में हम भले ही उसे फ्यूचर टेंस में बोलें, बट आपको उन दोनों ही सेंटेंसेस को प्रेजेंट टेंस में ही बोलना है। कैसे बोलेंगे जरा देखिए, जरा देखिए, हमने यहां पर इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट किया है, कैसे? इफ यू हीट आइस, यदि आप आइस को हीट करोगे। अब हम हिंदी में कुछ भी बोलें, दिस डजंट मैटर, मैंने आपको पहले भी बताया, बट इंग्लिश में आपको ऐसे ही बोलना है। इफ यू हीट यानी आपको यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है, मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपको यूज करना है, ओके। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, और ये सेंटेंस भी हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। तो जीरो कंडीशन के लिए क्या रूल निकल के आया, जल्दी से देखिए। इनमें से कोई भी कंजंक्शन हो सकता है, अगर इन कंजंक्शंस का आप यूज करते हैं तो आप जरूर इनका यूज कर सकते हैं, बट एक कंजंक्शन और भी है जिसका आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसी एक कंडीशन पर आप यूज कर सकते हैं। अगली कंडीशन नंबर 1 यानी फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन पे उसका यूज नहीं कर सकते हैं। और वो कौन सा कंजंक्शन है? आप यहां पर इफ के स्थान पर व्हेन का यूज कर सकते हैं। अगर जीरो कंडीशन होती है तो आप इफ के स्थान पर व्हेन का यूज भी कर सकते हैं। बट इसके बाद जो मैं आपको कंडीशंस बतलाऊंगा, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन, तो वहां पर आप व्हेन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो जरा देखिए, जरा यहां पर हम व्हेन भी यूज कर सकते हैं एंड इफ का भी यूज कर सकते हैं, और इस तरीके से हम दोनों ही सेंटेंसेस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। और इसका रूल निकलता है, कोई भी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शोइंग कंडीशन को शो करने वाला कोई भी यहां पर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, अथवा यहां पर व्हेन भी हो सकता है, WHEN, व्हेन भी हो सकता है। और फिर इसके बाद आपको सिंपल प्रेजेंट यूज करना है, दूसरी क्लॉज भी आपकी सिंपल प्रेजेंट में ही यूज होगी। ये पहला नियम हुआ, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब चलिए हम आते हैं दूसरी बात पर, और दूसरी है फर्स्ट कंडीशन। और उस फर्स्ट कंडीशन को भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसमें क्या रूल आएगा, क्या कंडीशन होती है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। अब जल्दी से देखते हैं दूसरी कंडीशन। इनफैक्ट वो दूसरी कंडीशन नहीं है, वो फर्स्ट कंडीशन है, ओके। सो फर्स्ट कंडीशन के अंतर्गत कैसे सेंटेंसेस होंगे और आपको कैसे पता चलेगा कि वो फर्स्ट कंडीशन में है, तो ध्यान से सुनिए। यदि हम कोई ऐसा सेंटेंस बोलते हैं जिसमें हमने फ्यूचर में किसी एक्शन को प्लान किया है, अच्छे से समझिएगा, फ्यूचर में अगर हमने भविष्य में किसी एक्शन को प्लान किया है और वो जो एक्शन है फ्यूचर में ही होने वाली किसी कंडीशन पर डिपेंड करता है, वो सेंटेंस फ्यूचर टेंस में होते हैं और इस तरह से बोले जाते हैं। जरा गौर करिए, देखिए यहां पर कौन सा सेंटेंस बोला है, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, तो अब से लेकर आगे जितना भी टाइम है वो फ्यूचर का है, और उस फ्यूचर में अगर आप कठिन परिश्रम करोगे, ये हुई कंडीशन, तो फिर एक एक्शन होगा, और वो कौन सा एक्शन होगा, आप पास हो जाओगे। अर्थात पास होने की कंडीशन ये है, और ये दोनों ही फ्यूचर में प्लान्ड हैं, ओके। अब अगर फ्यूचर में दो एक्शंस प्लान्ड होते हैं और एक एक्शन कंडीशन होता है, तो फिर वहां पर कौन सा रूल हम अप्लाई करते हैं, जल्दी से देखिए जरा। क्या होता है, कोई भी एक कंडीशनल कंजंक्शन, इनमें से कोई भी एक कंजंक्शन, और उसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो सिंपल प्रेजेंट होगा, सिंपल प्रेजेंट, ध्यान से देखिएगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। मीन्स इनसे शुरू होने वाला कोई भी ऐसा सेंटेंस जो फ्यूचर की कंडीशंस को शो करेगा, तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। लेट मी टेल यू वंस अगेन, ये सेंटेंस बाद में भी हो सकता है और ये सेंटेंस पहले भी हो सकता है। ये सेंटेंस पहले आप ला सकते हैं और इसको बाद में भी ले जा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर पहले रहेगा तो आपको यहाँ पर कॉमा प्लेस करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। अब अगर ऐसा है तो हम इफ वाली क्लॉज को, अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज को, तो हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, ओके। बट जो आपकी
प्रिंसिपल या मेन क्लॉज होगी वो फ्यूचर टेंस में होगी। अच्छे से आपको ध्यान में रखना। अब यहां पर अब इन दोनों ही सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि यहां पर कोई यूनिवर्सल फैक्ट जैसी कोई बात नहीं की जा रही, यहां पर कोई फैक्ट नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग कठिन परिश्रम करते हैं और फिर भी वो पास नहीं होते, फिर भी वो सफल नहीं होते। तो ये कोई यूनिवर्सल हैपनिंग नहीं है। जिस तरह से अगर हम बर्फ को गर्म करेंगे अगर तो वो मेल्ट यानी वो तो पिघलेगी ही पिघलेगी, ये तो एक यूनिवर्सल सा फैक्ट है। ऑलराइट, अगर हम वाटर को बॉयल करेंगे और उसको हीट करेंगे और कब तक हीट करते रहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो एक पॉइंट वो आएगा जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो वाटर तो बॉयल करने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा। ये एक फैक्ट है। और ऐसी कंडीशन में दोनों ही सेंटेंसेस में यानी प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट दोनों ही क्लॉज में प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं और यहाँ ये ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। हो सकता है कई बार होता है कई लोग कठिन परिश्रम करते हैं इसके बाद भी वो फेल हो जाते हैं, तो ये कोई फैक्ट नहीं है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो फिर आपको इस सबऑर्डिनेट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना होता है और प्रिंसिपल क्लॉज में आपको फ्यूचर टेंस यूज करना होता है। जल्दी से देखते हैं कैसे। इफ, तो जरा देखिए यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने किया इफ यानी ये जो क्लॉज कंडीशनल क्लॉज है, इस क्लॉज ऑफ कंडीशन को आपने प्रेजेंट टेंस में यूज किया है और यहां पर आप देख रहे हैं जो आपकी मेन क्लॉज है जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं उसे आपने फ्यूचर टेंस में बनाया है। बस इतनी सिंपल सी बात है, आपको हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब मैं आपको सेकंड कंडीशन की बात बताता हूं। उस सेकंड कंडीशन में आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। जल्दी से देखिए वो सेकंड कंडीशन क्या होती है। यह है आपके सामने सेकंड कंडीशन और इस सेकंड कंडीशन को जरा गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों ही सेंटेंसेस ऐसे हैं जो पास्ट टेंस को शो कर रहे हैं। मीन्स ये काम बीता हुआ है। अभी हम बात कर रहे थे फ्यूचर की, अब यहां पर बीता हुआ है। और जब हम बीते हुए समय पर कोई कंडीशनल बात बोलते हैं तो वो हमेशा ही होती है अनरियल। क्या होती है? अनरियल। तो इसको हम अनरियल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। ओके, अर्थात जैसा हुआ नहीं हम उसकी बात कर रहे हैं यहां पर। अगर ऐसा हुआ होता, यहां पर सहायता करने की बात हो रही है, अगर किसी ने सहायता की होती सच में तो हम ऐसा सेंटेंस बोलते ही नहीं। ओके, तो यहां पर सहायता, अगर तुम मेरी सहायता करते और जब नहीं किया है तभी मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं, तो ये अनरियल पास्ट टेंस होता है। तो मैं सफल हो जाता, इसका मतलब मैं सफल नहीं हुआ तभी मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं। इट मीन्स एक्चुअल में ये दोनों ही घटनाएं घटित नहीं हुई होती हैं, बट हम इनको सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ऐसा अगर हुआ होता तो वो होता है अनरियल पास्ट टेंस। और अगर अनरियल पास्ट टेंस होता है तो इसके दो कंडीशंस होती हैं। ये है आपकी सेकंड कंडीशन, तो ये है आपकी सेकंड कंडीशन। देखिए जरा, सेकंड कंडीशन है ये। ओके, और इस सेकंड कंडीशन में हम रिसेंट पास्ट में किसी ऐसी बात को बोलते हैं जो अनरियल होती है और वो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। अगर तुम मेरी सहायता करते तो मैं पास हो जाता, अगर तुम कठिन परिश्रम करते तो तुम्हारे इतने अंक होते। इस तरीके की बात अगर हम बोलते हैं और जब बात पास्ट टेंस की होती है तो उसे हम बोलते हैं सेकंड कंडीशन। और यहाँ पर भी आपको बहुत ही ध्यान से दोनों ही सेंटेंसेस की क्रियाओं को यूज करना पड़ेगा। अब वो कौन सा है, वो कौन सी क्रियाएं हैं, जरा गौर से देखिए। इफ से शुरू होने वाली मीन्स ये जो कंडीशनल क्लॉज होती है, तो ये जो क्लॉज होती है ये क्लॉज हमेशा ही इफ से शुरू होने वाली क्लॉज में जो टेंस यूज होता है वो हमेशा ही क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट हम इसको बोलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। और अगर वहां पर वाज वर आता है तो फिर वाज कभी हम नहीं यूज करते हैं, हम हमेशा ही वर का ही प्रयोग करते हैं। और हर सब्जेक्ट के अनुसार, वो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ में वर का ही प्रयोग करेंगे जब कभी भी हम अनरियल पास्ट की बात करेंगे। ओके, तो अगर ये सिंपल पास्ट टेंस में है और वाज वर का यूज करना है तो वाज का यूज नहीं करना, इनफैक्ट आपको केवल और केवल वर का यूज ही करना है। और अगर कोई एक्शन है, कोई एक्शन वर्ड है तो उसे आप पास्ट इंडेफिनिट अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आपकी ये जो मेन क्लॉज है
तो मेन क्लॉज में यूज किया जाएगा क्या, यहाँ कॉमा लगाएंगे, फिर मेन क्लॉज जो आएगी उसमें आप वुड एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसका यूज करेंगे। अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में इन तीनों ही कंडीशंस में हम कौन कौन से वर्ब का यूज करते हैं, किस कंडीशन में हम किस वर्ब का यूज करते हैं। तो अच्छे से ध्यान में देखिए, अगर सेकंड कंडीशन है और रिसेंट पास्ट की बात हो रही है, रिसेंट पास्ट में बार बार बोल रहा हूं, रिसेंट अभी हाल ही में गुजरे हुए भूतकाल की अगर बात हो रही है, तो कंडीशनल क्लॉज में अर्थात इफ से अथवा इनमें से किसी भी कंजंक्शन से शुरू होने वाली जो क्लॉज है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में बोल रहा हूं जिसमें आप केवल वाज वर्ड का यूज करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट बोल रहा हूं जिसमें आप एक्शन वर्ड का यूज करते हैं। ओके, और जब आपकी मेन क्लॉज की बात आएगी तो मेन क्लॉज में आपको हमेशा ही वुड एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है। कैसे कर लेते हैं जरा जल्दी से देखते हैं। अगर का मतलब भी वही यदि, तो इफ। तो जरा देखिए यहां पर आपने क्या ट्रांसलेशन बनाया, आपने ट्रांसलेशन बनाया ये इफ यू हेल्प्ड मी, अगर तुम मेरी सहायता करते, तो करते पास्ट टेंस अनरियल पास्ट है, और इफ यानी जो कंडीशनल क्लॉज है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगी। अगर यहां पर कुछ ऐसा होता, अगर मैं वहां होता, अगर वह वहां होता तो वह उसकी सहायता करता, अगर ऐसा सेंटेंस होता तो आप क्या कर देते, इफ ही वर देयर, इफ ही वर देयर। तो अब यहां पर इस क्लॉज में हमेशा ही ध्यान में रखना है, इसे हम सिंपल पास्ट बोल रहे हैं और इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोल रहे हैं। ओके, तो अगर सिंपल पास्ट टेंस होता तो आप सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हमेशा ही वर का यूज करेंगे। ओके, और अगर कोई एक्शन वर्ड है तो उसकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम यूज करेंगे। अब आती है बात, तो यहाँ पर हम कॉमा प्लेस कर देंगे, और कॉमा प्लेस करने के बाद जब हम मेन यानी प्रिंसिपल क्लॉज की जब हम बात करेंगे तो प्रिंसिपल क्लॉज में वुड, हमेशा ही वुड का ही यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, ये होती है सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन के बाद एक थर्ड कंडीशन भी होती है। उस थर्ड कंडीशन में क्या होता है, उस थर्ड कंडीशन में रिसेंट पास्ट नहीं, लॉन्ग पास्ट की बात करते हैं, जब बहुत लंबे गुजरे समय की बात करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हम जिस घटना की बात कर रहे हैं वो काफ़ी पुरानी है, काफ़ी लंबी है, तो वो लॉन्ग पास्ट हो जाता है। और जब लॉन्ग पास्ट होता है तो क्या यूज़ करते हैं, गेस करिए और फिर इसके बाद देखिए। इसे कहते हैं थर्ड कंडीशन। और जरा थर्ड कंडीशन में आप गौर करके देखिए क्या है। देखिए, यदि बचपन में तुमने मेरी सहायता नहीं की होती, बचपन में मीन्स बचपन, मेरा बचपन, सपोज मेरे को ही ले लीजिए, मेरा बचपन बहुत लंबे पीछे है और मैं अपने मित्र से कहता हूं कि अगर बचपन में तुमने मेरी सहायता नहीं की होती तो क्या होता, मैं क्रिकेट खेलना नहीं सीख पाया होता, नहीं सीख पाया होता। अब देखें, ये लॉन्ग पास्ट की बात हो रही है, मेरा जब बचपन था। ओके, अर्थात मैं करीब 20 या 25 साल पहले की बात कर रहा हूं। ओके, तो ये एक लॉन्ग पास्ट की बात होती है और इसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर हिंदी में यूज किया होता है, सहायता नहीं की होती। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब अगर इसी को थोड़ा सा हम रिसेंट पास्ट में अगर बोलना चाहें तो हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते, करते आ जाता। और अगर इसी को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, सहायता नहीं की होती। ये हिंदी स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, अब इसी से हमको ये पता चलता है कि ये काफ़ी लॉन्ग पास्ट है। और अगर लॉन्ग पास्ट है तो फिर हमें किस रूल को फॉलो करना चाहिए, ज़रा गौर से देखें। इफ से शुरू होने वाली, मुझे कहना चाहिए इनमें से किसी भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाली क्लॉज, इनफैक्ट ये क्लॉज अनलेस से नहीं शुरू हो सकती है। ध्यान दीजिए, अनलेस से, क्योंकि अनलेस का प्रयोग हम वहां नहीं कर सकते जहां अनरियल बात हो रही हो। मीन्स अनरियल पास्ट में हम अनलेस का यूज नहीं कर सकते, इफ का यूज जरूर कर सकते हैं बट अनलेस का यूज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जरा देखते हैं इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे या कैसे बोलेंगे। देखिए, इफ, तो जरा देखिए हमने इसका कैसे ट्रांसलेशन बनाया है। आपको सिंपल सी दो बातें ध्यान में रखनी है। क्या
कि आपको यहाँ इफ वाली क्लॉज में अर्थात कंडीशनल क्लॉज में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड, ये हुआ अब आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, तो आपको क्लॉज कंडीशनल क्लॉज में यानी सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में थर्ड कंडीशन में जब लॉन्ग पास्ट की बात होती है तो वहां पर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना होता है एंड, और आगे चलकर मीन्स प्रिंसिपल क्लॉज में या मेन क्लॉज में आपको वुड हैव एंड, अगर यहाँ कोई एक्शन होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते, और अगर एक्शन इज नहीं है, टू बी का फॉर्म है कोई, तो वहां पर हम बीन लगाएंगे। आई वुड नॉट हैव बीन एबल, मैं सीख पाया होता। अगर ऐसा कोई सेंटेंस होता है, ये एक विशेष स्ट्रक्चर है, कभी किसी अलग वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा। ओके, तो यहां पर देखें, इफ यू हैडंट हेल्प्ड मी, अगर तुमने मेरी सहायता नहीं की होती इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, तो मैं कभी सीख नहीं पाया होता। आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू लर्न, यानी सीख पाने के लिए आप एबल का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर देखिए वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो अब इसका जो रूल निकल के आया वो क्या होगा, इफ वाली क्लॉज में आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, और मेन क्लॉज में आप वुड हैव एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये सारे के सारे रूल्स आपको लिख लेने चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लेनी चाहिए, और जब कभी भी आप इन सेंटेंसेस को बोलें या कभी भी इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें तो आपको हमेशा ही ये 4 कंडीशंस याद रखनी चाहिए। कुछ अपने सेंटेंसेस बना करके और कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए, और अगर आपको अभी भी किसी प्रकार की कंफ्यूजन समझ में आ रहा है या प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके डाल दीजिए। अगर आप नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू वेरी मच।